नमस्कार दोस्तों, अक्सर ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम पहले से कोई पर्सनल लोन चुका रहे हैं और फिर से हमें कहीं और लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम दूसरा लोन ले सकते हैं? क्या एक साथ 2 पर्सनल लोन लेना मुमकिन है? आरबीआई का नियम क्या कहता है और बैंक अपनी ईएमआई कैसे मैनेज करते हैं? आज हम आपको इसका पूरा गणित एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए हम इसको जिंदगी की एक आम उदाहरण लेकर समझते हैं। सोचिए, आपने कुछ महीने पहले एक लैपटॉप खरीदने के लिए 2 साल का एक पर्सनल लोन लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, ईएमआई टाइम पर जा रही थी, लेकिन अचानक परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लोन चलते हुए दूसरा पर्सनल लोन लिया जा सकता है? या एक बहुत ही आम सवाल ये है, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में इसका जवाब हाँ ही होता है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं जिनकी जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है। आज के इस वीडियो में हम हर उस क्वेश्चन का जवाब देंगे जो इन बातों से जुड़ा हुआ है कि आप एक साथ कितने पर्सनल लोन ले सकते हैं, एक साथ आप किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं। तो इनके कुछ नियम हैं, चलिए शुरू करते हैं, उन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक का ऑफिशियल नियम क्या कहता है ये जान लेना जरूरी है। फिर बैंक आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करता है वो जानना जरूरी है। इसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है उसका रूल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। फिर हम ये जानेंगे कि ईएमआई के उस एक साथ हम कैसे मैनेज करें, और आखिर हम ये समझेंगे कि आपके लिए हुए ये फैसले किस हद तक सही हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, क्या भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई आपको एक से ज़्यादा पर्सनल लोन लेने की अनुमति देता है या नहीं? बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शायद कोई सरकारी नियम होगा जो उन्हें दूसरा या तीसरा लोन लेने से रोकता होगा। तो सच क्या है आरबीआई का? आरबीआई की कोई लिमिट है या नहीं? और इसका सीधा और साफ जवाब यही है, नहीं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो ये कहता हो कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा पर्सनल लोन नहीं ले सकते। आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन लेने की कोई संख्या नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फैसला पूरी तरह बैंक या एनबीएफसी पर निर्भर करता है जहां पर आपने लोन अप्लाई किया है, कि उनकी पॉलिसी क्या कहती है कि आप एक ही बार में कितने लोन ले सकते हैं, कितनी रकम का लोन ले सकते हैं। आरबीआई की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ इसका फैसला लोन देने वाला बैंक करता है। चलिए अब बैंक की एलिजिबिलिटी की शर्तों को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। बैंकों के लिए यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आपके कितने लोन चल रहे हैं, चाहे वो 1 है, 2 या 3 है। उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके कुल मिलाकर जो भी लोन चल रहे हैं उनका टोटल कर्ज कितना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी इनकम और क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से आपकी कुल 5 लाख तक लोन चुकाने की क्षमता है, तो बैंक के लिए यह एक बात है, चाहे वो आप पूरी रकम एक ही पर्सनल लोन में ले लें या फिर 2-3 छोटे लोन में ले लें। हाँ, बैंक आमतौर पर यह शर्त जरूर रखते हैं कि आप एक ही समय पर किसी दूसरे बैंक से अतिरिक्त पर्सनल लोन के लिए अप्लाई ना करें। तो बैंक यह कैसे तय करें कि आप और कितना लोन चुका सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही जरूरी टूल वो इस्तेमाल करते हैं जिसे वो कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो। यानी आसान शब्दों में जितनी आपकी महीने की कमाई है उसका कितना परसेंटेज आप ईएमआई चुका सकते हैं, कितना परसेंटेज आप डेट के लिए रख सकते हैं। चलो इसको हम एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 50,000 है और आपके ऊपर जो कुल ईएमआई चल रही है वो 10,000 की चल रही है। तो जो बैंक इनकम टू डेट रेशियो निकालते हैं वो 10,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसका जवाब आ गया वो आपके इस इनकम के हिसाब से 20% हुआ। इसका मतलब ये है कि आपकी कमाई का 20% हिस्सा फिलहाल आप ईएमआई भरने में दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, तो इनकम टू डेट रेशियो कितनी सुरक्षित है? ज़्यादातर बैंक या एनबीएफसी ये मानते हैं कि
35% तक यानी 35% ऑफ योर इनकम कैन गो टुवर्ड्स पेइंग EMI। यानी आप जितनी भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसका 35% आप अपनी अगर EMI देने में चुका रहे हैं तो भी आप एक हेल्दी फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास EMI चुकाने के बाद घर के खर्चे चलाने के लिए जो पैसा बचता है वो अच्छा खासा पैसा बचता है। कुछ खास मामलों में अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है और स्टेबल है तो बैंक 35 से 50% तक की भी जो इनकम टू डेट रेशियो है उसको सही मानता है। लेकिन जब ये इनकम टू डेट रेशियो बढ़ जाती है तो बैंक फिर लोन देते हुए कुछ अपनी एक्स्ट्रा शर्तें लगा देता है, जैसे कि वो आपको ये भी कह सकता है कि आप अपनी इस लोन एप्लीकेशन के साथ कोई गारंटर साथ जोड़ लें, ताकि आपकी इनकम अकेली है और आप अपनी इनकम के हिसाब से डेट ज़्यादा लिए हुए हैं। भगवान न करे कल को अगर आपकी इनकम में कोई फेर बदलाव होता है तो जो आपका गारंटर है वो बैंक को बाकी की EMI देने के लिए वचनबद्ध होता है। तो यह प्रोसेस बहुत सीधा होता है। बैंक सबसे पहले आपकी सभी मौजूदा EMI को जोड़ता है, फिर उसमें नए लोन को भी जो उसकी EMI होती है उसको भी जोड़ता है। उसके बाद जो टोटल EMI के आधार पर आपका नया इनकम टू डेट रेशियो DTI जिसे बोलते हैं डेट इनकम रेशियो वो निकलता है। अगर ये नया रेशियो उनके हिसाब के उनके शर्तों के हिसाब से लिमिट के अंदर है तो आपको दूसरा पर्सनल लोन जरूर अप्रूव हो जाएगा। और यही वजह है कि कई लोग एक साथ एक से ज़्यादा लोन आराम से ले लेते हैं। जो सारा इसमें खेल है वो आपका इनकम टू डेट रेशियो के ऊपर चलता है। हर बैंक या हर NBFC इसको काफ़ी सीरियसली देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने लोन एक लिया है, दो लिए है, अलग अलग बैंक से लिया है, तो सिर्फ उनको ये देखना होता है कि आपकी इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा हर महीने लोन की EMI को चुकाने में जा रहा है। कुछ खास कंडीशंस में बैंक साथ में कोई कोलैटरल रखने को भी बोल सकते हैं। कोलैटरल वो होता है जो हम उनके पास गिरवी रखते हैं, जनरली वो कोई प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए बैंक का पूरा भरोसा आपकी चुकाने की क्षमता और आपके पिछले रिकॉर्ड पर ही टिका होता है। अगर हम बात करें क्रेडिट स्कोर की तो आम तौर पर बैंक ये मानता है कि जिस भी एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है वो हेल्दी फाइनेंशियल सिचुएशन में है। तो अगर उसका स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आराम से आपको लोन अप्रूव कर देगा। बैंक आपकी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट को ध्यान से देखते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आपने पिछले सभी लोन की EMI टाइम पर चुकाई है या नहीं चुकाई है, क्या आपने कभी कोई EMI लेट भरी है या किसी लोन को डिफ़ॉल्ट किया है, कहीं आपने किसी लोन को सेटल या राइट ऑफ तो नहीं किया। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल साफ़ है तो एक से ज़्यादा लोन लेने के बावजूद बैंक आप पर भरोसा दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपको दूसरा लोन मिल गया, अब उसके ऊपर एक से ज़्यादा EMI की जिम्मेदारी है। इसे सही तरीके से मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी EMI को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। EMI मिस होने पर ना सिर्फ आपको पेनल्टी देनी पड़ती है बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी तेज़ी से गिरता है, जिससे भविष्य में कोई भी लोन लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी सभी EMIs को टाइमली चुकाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और आपको क्रेडिट स्कोर में भी हमेशा एक मजबूती दिखती है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है और सबसे पहली बात यह है, बाकी खर्चे छोड़कर आप अपने लोन की EMI को टाइम पर भरें और ये ध्यान रखें कि आपकी जो इनकम है उसका 40% से ऊपर EMI पर हर महीने खर्चा ना हो। पहला और सबसे ज़रूरी कदम ये है कि आप सभी लोन्स के लिए एक ऑटो डेबिट सुविधा को एक्टिवेट करें।
इससे ईएमआई के तरीक भूलने का खतरा खत्म हो जाएगा। दूसरा, अपने खर्चों पर सख्त बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। और तीसरा, जब भी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो, जैसे कोई बोनस या कोई इंसेंटिव आए, तो उसका इस्तेमाल लोन की प्री पेमेंट करने के ऊपर ही यूज़ करें, ताकि आपके ऊपर लोन का बोझ और कम हो जाए। जब आप सारे नियम और प्रोसेस जान गए हैं, तो सबसे अहम सवाल ये है, आपको सच में दूसरा पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। कोई भी लोन का फैसला लेने से पहले खुद से 4 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या आपकी नौकरी या इनकम स्टेबल है, भरोसेमंद है? दूसरा, क्या नया लोन लेने के बाद भी आपका टोटल डेट टू इनकम रेशियो कंट्रोल में रहेगा? तीसरा, क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एकदम साफ है? और चौथा और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप ईमानदारी से अपनी ईएमआई का बोझ बिना किसी स्ट्रेस से उठा सकते हैं? इन सवालों का जवाब ही आपको सही फैसले लेने पर हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की चर्चा की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आरबीआई ने पर्सनल लोन की कोई लिमिट नहीं रखी है। बैंक आपकी चुकाने की क्षमता यानी आपकी इनकम टू डेट रेशियो के ऊपर ही सब कुछ देखता है। एक अच्छा लोन अप्रूवल पाने के लिए 750 से ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोन है, तो उनका सही मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कानूनी तौर पर भी एक से ज़्यादा लोन लेना मुमकिन है, और कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन आने पर ऐसा होता भी है। लेकिन यह तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आपकी पूरी प्लानिंग हो। तो फैसला करने से पहले खुद से ये जरूर पूछें, क्या दूसरा लोन आपकी समस्या का समाधान है या कोई फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नया रिस्क है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। बैंक और एनबीएफसी की शर्तें ग्राहक के प्रोफाइल के अनुसार बदल सकती हैं। दूसरा पर्सनल लोन लेने से पहले आप अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। हम आप तक पैसों से जुड़े हर उस सवाल की जानकारी काफ़ी रिसर्च के बाद आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल मनी की बात को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मनी की बात, मनी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मनी अरोड़ा।